अर्थ की पाठशाला के इस नए क्लास में आपकी एक बार फिर स्वागत है। और हम आज बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में भी कहा था आपसे, कुछ क्लासेस में पहले थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम आपको हुई है, बट उनको हमने शॉर्ट आउट कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बोला था कि इस बार के अंतरिम बजट में गवर्नमेंट ने जो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कशन किया है, उन स्कीम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और एक एक स्कीम्स को लूंगा मैं और फिर उसके बारे में उसकी डिटेलिंग बताऊंगा, और उसका जो पीडीएफ है वो आपको लिंक उसका दे दिया जाएगा, आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो एक एक स्कीम को समझते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, स्कीम्स कौन कौन से स्कीम्स पे आप ध्यान दें और क्यों जरूरी है स्कीम्स आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्कीम से हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और इन्हीं स्कीम्स को ग्राउंड पे आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। इसलिए यूपीएससी या स्टेट पीएससी के जो आयोग हैं आपसे ये अपेक्षा भी रखते हैं कि आप स्कीम्स के बारे में पढ़ के आए। अब सवाल है, इतनी सारी स्कीम्स है, कौन सी आप पढ़ें सर। पहली चीज तो ऐसी स्कीम्स जो बहुत पॉपुलर नहीं है उस पर एनर्जी अपनी किल मत कीजिए। दूसरी चीज, अगर स्कीम हम तैयार कर रहे हैं तो ऐसी स्कीम जिनका डिस्कशन गवर्नमेंट ने उस बजट में किया हो या उसके बारे में कुछ बताया हो, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस लिहाज से भी आपको देखना पड़ेगा कि स्कीम्स को आप कैसे यूटिलाइज करना। तो आज की क्लास में मैं कुछ ऐसे स्कीम्स को ही लेके आया हूं जो क्या है, इस बार के अंतरिम बजट में जिसके बारे में डिस्कशन किया गया है किसी न किसी रूप पे। हालांकि ये स्कीम पहले आई हुई है, लेकिन इन स्कीम के बारे में चर्चा जो है वो इसमें किया गया है इन सिचुएशंस में, मतलब बजट के बारे में। तो ये स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो गई। जैसे पीछे देख पा रहे होंगे एक स्कीम जो मैंने उठाया है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो इस स्कीम का हम अप्रोच कैसे डेवलप करेंगे, इसको तैयार कैसे करेंगे, और साथ ही साथ स्कीम के साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस इससे कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसके बारे में मैं इसका एक दिखाता हूं आपको, एक एक चीज फिर हम समझेंगे। देखिए, ये रहा पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना जून 2020 में भारत में कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स का समर्थन करने के लिए शुरू की। तो स्ट्रीट वेंडर्स आपने देखा होगा, जैसे मैं अभी कल परसों जा रहा था तो अपने क्या कहते हैं, गोलगप्पे खाए। तो जो गोलगप्पे की दुकान वाले ने अपने सामने एक बोर्ड लगा रखा था, पीएम स्वनिधि योजना के द्वारा सहायता प्राप्त। तो चीजें मैंने देखा, सिंपल सी बात यह है कि ये कोविड का जो दौर आया है, आपको भी इस तरह के एग्जांपल्स दिख जाएंगे अगर आप शहर में जाएंगे निकलेंगे। कुछ लोगों को उस स्कीम के तहत मदद मिली है तो वो काम कर रहे हैं। तो हमें समझना ये होगा कि स्कीम लाया क्यों गया और स्कीम को लाने का महत्व क्या है। तो पहली चीज तो ये है, यहां से दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स निकलेंगे। क्या? एक तो कोविड-19 के द्वारा जो महामारी आई थी, इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, और उस अर्थव्यवस्था के इंपैक्ट से जो बुरा इंपैक्ट आया था उससे बाहर निकलने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, और उसी प्रक्रिया के तहत इस स्कीम को लाया गया है। हमें यह समझना पड़ेगा कि इस कोविड-19 पैंडेमिक के कारण सबसे बुरी तरह देश में प्रभावित कौन लोग? तो सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र सबसे बुरी तरह क्यों प्रभावित हुआ है? क्योंकि असंगठित क्षेत्र की बचत बहुत कम होती है, उसका उपभोग व्यय एक्सपेंडिचर, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी उसकी बचत बहुत कम होती है, व्यय बहुत अधिक होता है, और वो सेविंग कम होने के कारण बहुत फ्यूचरिस्टिक नहीं सोच पाता। वो सोचता है कि रोज हम क्या करेंगे, फिर रोज कुएं से पानी निकालेंगे अपने हिसाब से, मतलब मेहनत करने से सेंस है कि हम रोज का काम रोज करेंगे, ये चीजें करेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक कॉन्सेप्ट आया, इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट है इस स्कीम को जब हम समझ रहे हैं। दूसरा हमें इस चीज को समझ में आएगा, इनफॉर्मल इकोनॉमी। एक फॉर्मल इकोनॉमी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है। तो स्ट्रीट वेंडर्स,
काम करने वाले, घरों में काम करने वाले लोग, छोटी छोटी मजदूरों में असंगठित रूप से काम करने वाले लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र से आते हैं। तो ये सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुए कोविड-19 से। तो आपको यहां थोड़ा बेसिक अंतर समझ में आया। जैसे मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग, वर्कर्स की अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, या उनकी बात करें, तो इनके काम के घंटे तय नहीं होते हैं। दूसरी बड़ी चीज, इन्हें पेड लीव नहीं मिलता है, यानी छुट्टी मिल अगर लेंगे तो पैसा भी कट जाएगा। इन्हें बोनस की सुविधा नहीं मिलती है। इन्हें और बहुत सारी सोशल सिक्योरिटीज यानी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती, जैसे पेंशन नहीं मिलता है, या और बहुत सारी चीजें हैं। यानी एक तरीके से असुरक्षित है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर की खासियत क्या है, ये जो मैंने बताया, ये सारी सुविधाएं उन्हें वहां मिलती हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब का क्रेज आज भी बरकरार है। हालांकि सरकार ने सरकारी नौकरियों में पेंशन क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, लेकिन बावजूद उसके भी एक सुरक्षा जो है काम के दौरान या काम के जगह पे सुरक्षा के कारण एक सिक्योरिटी मिलती है। तो मैं ये कह रहा था कि कोविड-19 जब आया तो उसने सबसे बुरी तरीके से लोगों को, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, असंगठित क्षेत्र के लोगों को प्रभावित किया। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा, अर्थव्यवस्था के अंदर संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होता है, और इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है फॉर्मल इकोनॉमी एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो ये जो वेंडर्स है ना, ये इनफॉर्मल इकोनॉमी के पार्ट है, या इस तरह से चीजें आते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि इनको, एक और बात बहुत व्यवहारिक बताऊं, कोविड ने जो बड़े लोग थे या जो अमीर लोग थे, एलीट क्लास थे, उनको क्या सिखाया, उनको सिखाया खर्च करना। आपने बहुत पैसा बचा के रखा है, कोई कोविड का कोई एक वायरस टच कर गया तो सब कुछ यहीं रख जाएगा, बाहर कुछ लेके नहीं जा सकते, यानी पार्सल की सुविधा आपके पास नहीं है। तो इसलिए एक रिपोर्ट आई, कोविड के बाद सबसे अधिक लग्जरी गाड़ियां भारत में बिकी हैं। जिनके पास पैसा था उनको कोविड ने खर्च करना सिखाया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कोविड ने जो छोटे लोग थे, या कह सकते हो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जो हैं, उनको बचत करना सिखाया। इसीलिए उसका परिणाम ये आया कि PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों की संख्या 50 करोड़ से ज्यादा हो गई, और इसमें जमा 2 लाख करोड़ से अधिक हो गया। ये भी एक दिखाता है, दर्शाता है कि कोविड ने लोगों को सिखाया कि पैसा बचा के रखो, ऐसे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, नहीं तो रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति आ सकती है, वापस आपको आना पड़ सकता है, और इसका परिणाम ये होगा कि आपको लोग आए लौट के ना, ये सच था। और कोविड के दौरान देखिए, अब सब लोग दिल्ली, मुंबई या फिर जो भी इंडस्ट्रियल सिटी से, उससे बहुत लोग घर वापस लेके आए। और किसी ने एक फोन किया अपने बड़े भाई को जो गांव में रहता था, वो मुंबई कमाते थे, कि भैया कोविड की समस्या आ गई, हम क्या करें। तो भाई ने कहा कि भाई चले आओ, मेरे पास हल है। यहाँ हल का दोनों मतलब है, एग्रीकल्चर और तुम्हारी समस्या का। तो कुल मिला के कोविड ने अर्थव्यवस्था को डिरेल्ड कर दिया। अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए ऐसे लोग जिनको मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो असंगठित क्षेत्र के लोग थे, इनको सहायता पहुंचाने के लिए PM स्वनिधि योजना लाई गई। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसका उद्देश्य क्या था? सड़क विक्रेताओं को अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता व अन्य सहायता देना, फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसे देना। और बजट 2024-25 के अनुसार इसके तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट सहायता दी गई है। ये इस बार के बजट में इसका जिक्र हुआ है, इसलिए मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, UPSC देने जा रहे हैं, स्टेट BCS का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, इस लिहाज से ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, कभी कभी स्कीम्स के साथ पूछ लेता है, उसका नोडल मंत्रालय क्या है, कौन से एजेंसीज को लेके, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये इस स्कीम की रेगुलेटरी मिनिस्ट्री है। और इसका उद्देश्य, जैसा मैंने पहले बता दिया, कि अब महामारी के आर्थिक प्रभाव से उबरने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कोलेक्ट्रल फ्री वर्किंग कैपिटल की सुविधा देना। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी। कैपिटल के 2 प्रकार होते हैं,
कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब, पूंजी का मतलब होता है कि एक तरीके का ऐसा धन, या आप ऐसे कह लो ऐसा पैसा या ऐसा एसेट विच इज डेडिकेटेड फॉर ट्रेड या विच इज डेडिकेटेड फॉर आई मीन बिजनेस, दैट कैन बी कंसिडर एज अ कैपिटल। अब सिंपल सी बात है, कैपिटल को अगर पूंजी को दो पार्ट में रखोगे आप, तो एक होता है अस्थाई पूंजी, अस्थाई पूंजी, और एक होता है कार्यशील, कार्यशील। अस्थाई का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड। और कार्यशील का होता है वर्किंग। यहां भी एक कॉन्सेप्ट है कैपिटल का, मैं सोचा यहां आपसे बात कर लूं। तो फिक्स्ड कैपिटल वह कैपिटल होती है, अस्थाई पूंजी वह होती है जिसके द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में जिसका प्रयोग कई बार कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, मटेरियल्स, मशीनरीज, ठीक है। तो ये उत्पादन की प्रक्रिया में कई बार उसका प्रयोग करके उत्पादन किया जा सकता है, इसलिए अस्थाई पूंजी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल होती है जैसे सीड्स, कार्यशील पूंजी का उदाहरण है सीड्स। या दूसरा एग्जांपल हो सकता है कार्यशील पूंजी का, क्या? कैश, मनी। मनी एक बार यूज कर लिया, उसे बार बार कैसे यूज करोगे आप? सीड से एक बार यूज किया भाई, कई बार बार उसको कैसे यूज करोगे? तो ये हो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। तो यही बात कहा गया है कि कैश दिया गया है और कोलेट्रल फ्री कैश दिया गया है। जो वेंडर्स हैं, कोलेट्रल फ्री का मतलब होता है बंधक नहीं कुछ रखना है, क्योंकि अभी क्या ट्रेडिशन, आप बैंक से कहीं से उधार लेने जाओगे आप, तो आपको कोलेट्रल या बंधक के रूप में कुछ रखना पड़ता है। तो मान लीजिए एक वेंडर है जिसके पास मान लो घर भी नहीं है, घर के कागजात भी नहीं है, मान लो घर है भी तो वो उसको कैसे रख देगा, या उसके पास खेत नहीं है, खेत के कागज नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि आप ये कोलेट्रल फ्री लोन देने की कोशिश की गई, तो बंधक मुक्त ये है। तो इसलिए यहां से एक बन सकता है कि पीएम स्वनिधि योजना में जो लोन है वो कोलेट्रल फ्री है, बंधक मुक्त है। आगे क्या हम देख सकते हैं इसके बारे में? इस योजना की आवश्यकता कैसे पड़ी? स्टेट वेंडर खाता अब अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन प्रतिबंधों और कम फुटफॉल के कारण महामारी के दौरान गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा इन्हें। जैसा कि मैंने थोड़ी देर बताया पहले आपसे, क्योंकि इनकी सेविंग बहुत नहीं होती है, वो रोज कमाते हैं, रोज खाने में, रोज की रोज जिंदगी बिताने में विश्वास करते हैं। तो इसलिए इसे हेल्प करना सरकार की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसी इंटेंशन के साथ पीएम स्वनिधि योजना आई। अब इस योजना की अगर विशेषताओं की बात करेंगे तो कहा क्या, एक वर्ष के कार्यकाल के लिए क्या किया गया, इन्हें 10,000 रुपए का कोलेट्रल फ्री ऋण दिया जाएगा। दूसरा, लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 7% के ब्याज के दर से सब्सिडी प्राप्त होती है। समय पर पुनर्भुगतान करने में सीधे उनके बैंक खातों में क्या किया, उस सब्सिडी को दे दिया जाता है। तीसरा, समय पर पुनर्भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है कि अगर कोई वेंडर है, ऋण चुकाने वाले विक्रेताओं को कैशबैक प्रोत्साहन प्राप्त होता है, बाद में चक्रों में बढ़ी हुई ऋण वापस प्रदान कर दी जाती है। कुल मिला के लाभार्थियों की पहचान शहरी स्थानीय निकाय पात्र पद विक्रेताओं की पहचान करने योजनाओं के तहत नए आवेदन को जुटाने के लिए जिम्मेदार किया गया है, और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को इसके साथ क्या क्या किया है, एकीकरण किया गया। सिंपल सी बात है, इस स्कीम को समझने के लिए दो तीन बातें आपको समझनी है। वो बातें कौन सी हैं? पहला तो इसमें जो लोन दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा, यानी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, लोन का अमाउंट कितना है, 10,000 है। तीसरी चीज, लोन इस योजना से मिलने वाले जो लोन होंगे वो कोलेट्रल फ्री होंगे। चौथी चीज, इसमें एक सेगमेंट पूछ सकता है कि पीएम स्वनिधि योजना इनफॉर्मल इकोनॉमी या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए है। तो ये तीन चार बातें हैं, और ये कब शुरू किया गया, क्यों शुरू किया, किस इंटेंशन के साथ शुरू किया गया, ये क्लैरिटी है। मुझे लगता है इस स्कीम के बारे में इतना अगर आपको पता है, दैट इज मोर देन ठीक है। आगे अब बात करते हैं दूसरे स्कीम की, स्किल इंडिया मिशन। इसके बारे में चर्चा किया गया था इस बार के बजट में। स्किल इंडिया मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, इसकी शुरुआत
15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस पर किया गया, स्किल इंडिया मिशन। देखिए, स्किल डेवलपमेंट करना बहुत बड़ी जरूरत है भारत जैसे देश के लिए। भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना है, यानी जननांकीय लाभांश है। जननांकीय लाभांश का सीधा मतलब ये होता है कि ऐसा देश जहां की बहुत बड़ी जनसंख्या यंग हो, ठीक है, और वर्किंग पॉपुलेशन, कार्यशील जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, जहां पे वर्किंग पॉपुलेशन का एज होता है 15 to 59। कार्यशील जनसंख्या का एक उम्र होता है, ये भी अपने आप में एक सवाल पूछ लिया है। तो जिस देश के पास वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, उस देश में अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं किया गया, उस देश की जनसंख्या रिसोर्स ना होकर लाइबिलिटी बन जाएगी, एसेट ना बन करके लाइबिलिटी यानी उस पर बोझ बन जाएगी। इसलिए अगर आप इमेजिन करिए कि बहुत सारे युवा जिस गांव में हो, क्षेत्र में, और उनके पास काम ना हो, कोई कौशल ना हो, तो वो देश के लिए और अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए एक समस्या बन जाते हैं। इसलिए स्किल इंडिया मिशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर इंडिया को डेवलप्ड बनाना है, इंडिया को बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था आपको बनानी है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है वहां के लोग स्किल्ड हों, कुशल हों, कौशल पे उन पे अधिक ध्यान दिया जाए। क्योंकि जिस देश के नागरिक स्किल्ड होते हैं वो अपना काम खुद कर लेते हैं, अदरवाइज उनको जिलाने खिलाने के लिए सरकार को क्या करते हैं, बहुत सारी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए गवर्नमेंट के बड़े प्लान पॉलिसीज में, जैसा कि मैंने कहा था, अगर 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो अपने नागरिकों को स्किल्ड बनाना ही पड़ेगा। और स्किल बनाने के लिए सिंपल सी बात यह है कि स्किल बनाने के लिए हमें लोगों के स्किल पे काम करना होगा, यानी उनके एजुकेशन पे काम करना होगा। अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी कंट्री अभी अगर आप देख पाए, हाँ, कोई भी कंट्री वर्तमान में अगर सबसे अधिक मजबूत है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, मैं अगर बताऊं आपसे एक बेसिक अगर पैरामीटर आपको बताऊं, उसका सबसे बड़ा रीजन है अगर कोई कंट्री है और इस कंट्री में अगर ये डेवलप्ड है, विकसित है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यह है तकनीकी विकास, टेक्निकली वो एडवांस है। और किसी भी देश में तकनीकी या टेक्नोलॉजी तब आती है जब उस देश में बेहतर आर एंड डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। क्योंकि जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तभी होगा इनोवेशन। और जब इनोवेशन यानी इनोवेशन यानी आविष्कार होगा, और जब आविष्कार होगा तभी नई तकनीकी आएगी, और आर&डी तभी आएगी बेहतर जब उस देश के अंदर क्या होगा, क्वालिटी एजुकेशन। क्या होगा? क्वालिटी एजुकेशन। एंड क्वालिटी एजुकेशन जब ही होगा, जब क्वालिटी एजुकेशन होगा तभी स्किल्ड लोग, कुशल लोग आगे आएंगे। तो अगर मैं कहूं, अगर ये पेड़ किसी देश की अर्थव्यवस्था है तो उसकी जड़ क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसीलिए सरकार नई शिक्षा नीति लेके आई है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और इसीलिए सरकार स्किल इंडिया मिशन, तो जब कोई भी स्कीम आती है या कोई प्रोग्राम आता है तो उसके पीछे उसका इंपॉर्टेंस छिपा होता है, और जब उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे तभी उस प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। ठीक है,
चलिए, अभी मैंने बेसिक बात बताया कि ये मिशन लाया जा रहा है किस इंटेंशन के साथ। स्किल इंडिया मिशन शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई, विश्व युवा कौशल दिवस पे किया गया। इस मिशन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार योग्य कौशल के साथ सशक्त और उद्यमिता को बढ़ावा देना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरी चीज है, उसको बढ़ावा देने का इंटेंशन है, क्योंकि केवल युवा को कौशल युक्त कर देने से वो रोजगार का तलाश ना करे, वो जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब सीकर ना बने। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा पीछे रहने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ युवा केवल काम मांगता है, काम देने वाला बनना नहीं चाहता है। ठीक है, तो इस प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 2022 तक 40 करोड़ से अधिक युवाओं को विभिन्न कौशलों द्वारा प्रशिक्षित करना और समाज में बेहतर आजीविका और सम्मान के लिए भागीदार भारतीय युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रमाणन करना, यानी इन्हें बिजनेस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो देना और चीजें करना। ठीक है, आगे अगर इसके बारे में बात करें कि योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसा कि मैंने अभी बात किया कि भारत की एक युवा आबादी के साथ भारत की जननांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिफरेंस का तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए उसको यूटिलाइज करना है। अगर स्किल्ड नहीं है कोई और यंग है तो बेकार है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि एशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो च धर्मा ते मृत्य लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। ये संस्कृत की एक श्लोक है ये, इसमें कह रहा है कि एशाम न विद्या न तपो न दानम, अगर विद्या नहीं है, कौशल नहीं है, स्किल नहीं है तो ऐसा व्यक्ति इस धरती पे बोझ है और क्या है, वो जानवर की तरह है। इसलिए सबसे अधिक जोर इसी बात पे दिया गया है, शिक्षा। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? योग्यता दिलाने वाली होनी चाहिए, कौशल देने वाली होनी चाहिए। इसलिए कौशल पे बात की गई और क्या कहा गया? शिक्षा और रोजगार के बीच खाई को पाटने, देश की आर्थिक विकास को योगदान देना। तो दो बातें हैं, शिक्षा और रोजगार के बीच में गैप। आज क्या है, शिक्षा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन शिक्षा तो है लेकिन वो जॉब से नहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि जो शिक्षा है वो बहुत ट्रेडिशनल है, वो स्किल डेवलप करने वाली नहीं है, वो क्वालिटेटिव नहीं है, इसलिए वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही है किसमें? रोजगार में। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे रोजगार भी मिल सके। तो ये जो शिक्षा और रोजगार के बीच के गैप है उसको भरने के लिए इस मिशन को लाया गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं, आईटी और सहित विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतों के अनुरूप विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना, ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि भाई ऐसा है कि। और फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा भारत कौशल मिशन के तहत एक जो प्रशिक्षण के सफल समापन पर उम्मीदवार को व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्लेसमेंट दिया जाता है। ठीक है, कुल मिला जुला के ये है कि इस मिशन का उद्देश्य ये है कि युवाओं को इस तरीके से योग्य बनाना कि उनकी शिक्षा और उनके रोजगार के बीच की खाई जो है, जो अंतर है, वो पट सके और स्किल्ड बनाए। और आप बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी आप ये महसूस कर पाएंगे कि भाई उस शिक्षा का क्या मतलब जो आपको काम ना दिला सके, कि अल्टीमेटली मायने तो यही रखता है ना, आपकी लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तभी उसी हिसाब से डिपेंड करेगी जिस हिसाब से आपको एजुकेशन मिला है। तो एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो केवल डिग्रियां ना दे आपको, एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो आपको स्किल डेवलप करे और जिससे क्या है, आपको रोजगार मिल सके। तो सरकार भी इसी दिशा में सोचती है कि कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। चलिए, एक अगली स्कीम है पीएम श्री योजना। और जब कौशल की बात हो रही है तो शिक्षा की बात होनी है। इस सरकार ने इस बजट में इस बात के बारे में बात किया गया है, पीएम श्री स्कूल, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में
इसका उद्देश्य पूरे भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री स्कूल में कन्वर्ट करना है। पीएम श्री स्कूल कैसे स्कूल होंगे? ऐसे स्कूल होंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे कंपोनेंट्स को लागू करेगी और अपने आप पास के अन्य स्कूलों को मेंटरशिप प्रदान करके अनुकरणीय रूप में काम करेंगी। यानी एक स्कूल को पीएम श्री स्कूल बनाना है, जो भी पॉलिसीज आई हैं 2020 उसको कंप्लीटली उसमें लागू करना है और उसे ये बताना है कि आप अपने आसपास के स्कूलों के लिए भी एस्पिरेशन बने और उन्हें क्या करें, इस मॉडल को लागू करने की कोशिश करें। तो कह सकते हैं एक तरीके का ये पायलट प्रोजेक्ट है। और फिर मैंने कहा कि अगर भारत को ग्लोबल इकोनॉमी बनना है, देश को ग्लोबल फुटप्रिंट पे जाना है, देश को स्किल्ड बनाना है, उसके लिए हमें क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। इतना बड़ा देश है तो अचानक तुरंत बदलाव नहीं आ सकता, बिकॉज सोशल चेंज इज नॉट लाइक अ केमिकल चेंजेस, इट हैपन विद द प्रोसेस ऑफ टाइम, इट टेक्स मोर टाइम। इसलिए इस लिहाज से सरकार क्या कह रही है कि कम से कम 14,500 ऐसे स्कूल को हम पीएम श्री योजना के तहत जोड़ेंगे, जहां पे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो बदलाव लाए गए हैं। आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे आप एक बार जरूर देख लीजिए। ये आपके ऐसे में भी काम आता है, सभी जगह क्वेश्चंस आते हैं और आपसे इंटरव्यू तक भी बात की जाएगी तो पूछा जा सकता है। तो एक बार जरूर देखिएगा इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और इनको इन स्कूल्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि ये आसपास के अपने दूसरे स्कूल को भी प्रभावित कर सके। इसकी नोडल एजेंसी क्या है, मंत्रालय क्या है, शिक्षा मंत्रालय है। फिर उसके बाद से क्या उद्देश्य है इन स्कूलों का? केंद्र सरकार, राज्य के स्थानीय निकायों के द्वारा मौजूदा स्कूलों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, अगेन मैंने कहा क्वालिटी एजुकेशन की है, रूट है किसी देश के आगे बढ़ने का। आज जो भी देश जितना भी आगे बढ़ा है बिना क्वालिटी एजुकेशन के नहीं बढ़ सका है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन ही R&D की तरफ बढ़ाती है और R&D ही आविष्कार को बढ़ाता है, आविष्कार ही नई तकनीकियों को बढ़ाता है और नई तकनीकियां ही किसी देश को क्या करती हैं, आगे लेके जाती हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाती हैं। इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी एजुकेशन। और ये केवल सरकार ही ना सोचे, आप अपने घर में भी जब बच्चे को शिक्षा दी जा रही है तो ये जरूर सोचिए कि उसे क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि वो एजुकेशन केवल डिग्री तो नहीं बटो रहा है या फिर वो केवल कुछ सीख रहा है कि नहीं, उससे ये भी आपको अपने घर में इंश्योर करना चाहिए। छोटे बच्चे अभी से क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं और इस क्वालिटी एजुकेशन का सेंस जो है ना, प्राइमरी स्कूल से शुरू होता है। प्राइमरी स्कूल से ही ये चीजें बनती हैं, क्योंकि यही बच्चा आगे चल के नागरिक बनता है। तो वो किस तरीके की शिक्षा ले रहा है वो डिपेंड करेगा उस देश का भविष्य क्या होने वाला। खैर, तो अब देखते हैं इस चीज को। यह 21वीं सदी के प्रमुख कौशल वह समग्र अच्छी तरह से गोल व्यक्तियों को बनाने वाला पोषण करने का प्रयास करता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस स्कीम की? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बढ़ावा देना था और आधुनिक दुनिया से संपन्न और सक्षम अच्छी तरह के निर्माण करना था। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं इस स्कीम की क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं एक साथ में। इस स्कीम की प्रमुख विशेषताएं है क्या? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, विविध पृष्ठभूमि के पूरा करेंगे सीखने की प्रक्रिया को, तो मेंटरशिप ने स्कूल अपने क्षेत्र के अन्य स्कूल में। और अब मैं देख रहा हूं प्राइमरी स्कूल्स में भी स्मार्ट क्लासेस लग रहे हैं, तो ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो बच्चे विजुलाइज करके देख करके चीजों को पढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मेंटरशिप है। ग्रीन स्कूल्स, पीएम से स्कूल को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सौर पैनल लगे होंगे, पोषण उद्यान होगा, अपशिष्ट प्रदर्शन होगा, जल संरक्षण की पहल जैसी पर्यावरण अनुकूल विशेषताएं। क्योंकि देखिए अभी क्या है ना कि एजुकेशन को इन्वायरमेंट से जोड़ा जाएगा, बिजनेस को इन्वायरमेंट से जोड़ा जाएगा, हर चीज को इन्वायरमेंट से जोड़ा जाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया है ग्रीन स्कूल का कि जो स्कूल्स होंगे पीएम श्री के, उनमें हर तरह की चीजें विकसित की जाएंगी। किस लेवल पे क्या मतलब चीजें होती हैं जो पर्यावरण के क्या हो, अनुकूल होंगी। ठीक है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2 के समग्र दृष्टिकोण को अपनाएंगे, जो वैचारिक समझ और ज्ञान के वास्तविक जीवन के अनुप्रयोग पर ध्यान देगी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें केवल रटने पे नहीं दिया गया है बात, उसमें यह कहा गया कि बच्चा सीखता क्या है उस पर सबसे अधिक जोर दिया जाएगा इस सिचुएशन में काम करने के लिए।
और दूसरी चीज क्या है, मूल्यांकन के स्तर पे भी क्या किया जाएगा कि एक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचा, स्कूल क्वालिटी, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जहां पे देखा जाएगा कि स्कूल की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और उसकी एक प्रॉपर रैंकिंग की जाए। तो पीएम श्री स्कूल योजना एजुकेशनल सिस्टम में सुधार के लिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए, जनता को, लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से एक बहुत अच्छी पहल आई है। तो इस बजट में इसके बारे में डिस्कस किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला स्कीम लेते हैं। अगला है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, योजना बड़ी पॉपुलर है। इस योजना ने सरकार को दोबारा सत्ता में लाया, ये भी कहा जाता है, और किसानों के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके एग्जाम में आने के भी चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो पीएम किसान स्कीम कब शुरू हुई? पीएम किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को। यह भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इस योजना में शुरू 2 हेक्टेयर तक भूमि धारण करने वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक मुफ्त पैसा दिया जाएगा, जो एक कह सकते हैं डीबीटी के रूप में होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इनके खातों में पैसा सीधे ट्रांसफर किया जाता है। ये बहुत पॉपुलर स्कीम है। और इस स्कीम के नोडल एजेंसी कौन है? तो इस स्कीम को कौन सा मंत्रालय चला रहा है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, शॉर्ट फॉर्म में इसे ऐसे कह सकते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। और इसका उद्देश्य क्या है? मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की आय बढ़ाना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, कृषि संकट से दूर करना और पात्र किसानों को प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रत्यक्ष आय यानी सीधे पैसा उनके बैंक खातों में दिया जाता है। ये आपको पता होगा, आपको बेसिकली यही जानना है कि शुरू किया गया, गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है। ऐसे छोटे किसान जो जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनको कुछ फाइनेंशियली ऐड करने के लिए और ये पैसा दिया जाता है। पैसा किस किस रूप में दिया जाता है ये आपको बताता हूं मैं आपको। 3 किस्तों में 6,000 रुपये पर ईयर, बस इतना आपको जानना है। सहायता सीधे सभी किसानों के देते हैं। परिवार की योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों से किसानों की पहचान के लिए नामांकन प्रक्रिया सरल है। किसान ऑनलाइन नामित नोडल एजेंसी के माध्यम से पीएम किसान सम्मान योजना पूरे भारत के किसानों को कवर करती है, उनका राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कुछ भी हो। तो इसमें क्या हुआ है कि इस स्कीम को लेने के लिए मैं ग्राउंड लेवल पर धरातल पे बताऊं, बहुत लोगों ने अपने रहते रहते अपने बच्चों के नाम खेत कर दिए ताकि वो इंडिविजुअल फार्मर हो जाएं, उन्हें लाभ मिल सके। और इसमें यह है कि ओनरशिप होना चाहिए। इस स्कीम की एक और सिचुएशन, ये कंडीशन है कि आपको 6,000 रुपीज एनुअली, किसानों की आय बहुत कम होती है, बहुत अनसर्टेनिटी रहती है उनके काम को लेकर के या और सारी चीज़ों को लेकर के। तो इस लिहाज से अगर किसान को ये इंश्योर हो जाता है कि साल भर में वो 2-2 हज़ार रुपये 3 बार पाएगा, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसके काम चल जाते हैं। हालांकि इतने छोटे रकम से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या है, जो भी करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है महंगाई के इस स्थिति में। तो ऐसे में क्या है, ये इस तरीके से बहुत बड़ा बदलाव तो किसानों की लाइफ में नहीं लाएगी, लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली कंडीशन में भारत के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, किसी केंद्र शासित प्रदेश से हो। और इस स्कीम की जो नोडल एजेंसी है वो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। अगला पीएम फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान या क्षति किसानों की भरने के लिए 2016 जनवरी में शुरू की। इसके पहले जितनी बीमा योजनाएं थी फसल से संबंधित उनको मर्ज कर दिया गया और ये
बिना किसी कैपिंग के फुल फ्लेज्ड हेल्प करती हैं ये योजनाएं, तो इसको कहते हैं पीएम फसल बीमा योजना, जिसमें सभी फसलें, बाजरा, दलहन, तिलहन, वार्षिक वाणिज्यिक फसलें, बागवानी फसलें, ये सब कुछ आती हैं। इसका मंत्रालय कौन सा है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा कि किसान पीएम फसल बीमा योजना कब शुरू की गई, एक ये चीज हो सकता है, या इसमें एक पॉइंट दे दे। उसके बाद से इसमें कैसी फसलें कवर की जाती हैं, इस योजना के तहत कौन कौन सी फसलें कवर की जाती हैं। तो हर प्रकार के, चाहे फूड ग्रेन हो, ऑयल सीड हो, या कॉमर्शियल क्रॉप्स हो, हॉर्टिकल्चर हो, हर प्रकार के फसलें आती हैं, जिनको क्या है, अपना एक प्रीमियम दे करके किसान बहुत मिनिमम प्रीमियम दे करके अपने फसल को क्या कर देंगे, प्राकृतिक आपदाओं से बचा सकते हैं। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसको संचालित करती है। दूसरा, क्या उद्देश्य है इस योजना का? किसानों को अप्रत्याशित घटना से उत्पन्न फसल हानि की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा चीज क्या है, उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसान को आय स्थिर करना, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। और सवाल यह है, भारत में इस योजना को लाया क्यों गया? उसका रीजन यह है कि भारत में खेती जो है अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। हमने कहीं से उधार लेकर के, या किसान ने उधार लेकर के उसको क्या खेती किया, और जब तक वो बिक करके उसके घर के अंदर तक ना आ जाए तब तक रिस्क रहता है। और इसीलिए भारत में खेती को मानसून का जुआ कहते हैं, गैम्बल ऑफ मानसून कहते हैं। इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि किसान को उसकी चीजें मिल ही जाएंगी। इसलिए सरकार ये कहती है कि अगर एक किसान कहीं से उधार लेकर के अपनी इनपुट कॉस्ट को उसमें इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद अगर उसे कुछ नहीं मिलता है, अगली बार फसल बोने के लिए वो हतोत्साहित हो जाएगा। इसलिए उसके फसल को इंश्योर करने की जरूरत है, ताकि उसे वित्तीय सहायता हो सके और अगले फसल चक्र में फसल उगाने के लिए वो क्या हो सके, प्रोत्साहित हो सके। इसलिए इस स्कीम को लाया गया। और इसमें क्या है कि जैसे किसान सूखा, बाढ़, चक्रवात, कीटों के हमले, ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जिससे प्राकृतिक आपदाओं के चपेट में आ जा सकता है। इसलिए फसल का नुकसान हो जाता है और वित्तीय संकट से गुजरता है। सरकार इंश्योर करती है कि आप खेती करिए, आपके फसल को हम इंश्योर कर दे रहे हैं इंश्योरेंस के तहत। फिर उसके बाद से इसका उद्देश्य यह है कि जो जोखिम है इससे रिलेटेड, उसको सुरक्षा देना और कृषि के कामों को क्या करना, बढ़ाना। और इसकी अगर कवरेज की बात करें तो सिंपल सी बात यह है, खरीफ, रबी और इस फसलों के लिए कौन कौन से फसल हैं, बीमित राशि 2%, इसका ये 1.5%, और मोटे अनाज के लिए 5%, या जब बागवानी फसलों के लिए आप क्या कर सकते हैं, 5% का प्रीमियम देना होता है। 5% का प्रीमियम, तो जितना आप उतना, ये मान लीजिए कि बीमित राशि, मान लीजिए कितने 2 लाख का है बीमा, तो उसका 2% आपको देना पड़ेगा प्रीमियम के रूप में। फिर 2% आप भरोगे, फिर उसके बाद 2 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। इसी तरीके से हर फसलों के लिए। तो यहां से क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं, क्वेश्चन यही आएंगे। देखिए 2-3 पॉइंट बताता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को चलाने वाली एजेंसी कौन सी है, मंत्रालय कौन सा है? उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन कौन सी फसलें कवर की जाती हैं और कितना प्रीमियम भरना होता है? और इस फसल बीमा योजना में कोई कैपिंग की सुविधा नहीं होती है। कैपिंग का कहने का मतलब यह है कि एक लिमिट नहीं लगाया जाता है कि भाई आपका इतना खर्चा हुआ है या आपका इतना फसल बर्बाद हुआ तो हम इतना ही पे कर पाएंगे। 100% इंश्योरेंस दिया जाता है। ये था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आई थिंक आपको क्लैरिटी हुई होगी इस स्कीम को लेकर के। यही 4-5 एंगल्स है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इंश्योरेंस कौन सा मंत्रालय करवाता है, इसको देखता है, फिर कब शुरू किया गया, कौन कौन सी फसलें इसमें शामिल हैं, और अगली बात, इसकी फसलों के लिए, किन किन फसलों के लिए इंश्योरेंस कितना % देना होता है। इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा आराम से। चीज चलिए अगला, ई नाम।
ईनैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ईनाम, राष्ट्रीयकृत एकीकृत राष्ट्रीय बाजार। क्या है ये? इसकी शुरुआत कब की गई? 2016 में। किसान भाइयों की फसलों को आपने इंश्योर कर दिया, अब उनकी फसलों को क्या है, उनकी अच्छी कीमत भी मिलना चाहिए। ऐसे में ऐसी सिचुएशन के लिए उनकी फसलों की अच्छी कीमत मिले, ऐसी सिचुएशन के लिए ये किया गया कि भाई एक पोर्टल बनाया गया और कहा गया कि इसका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसका अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो किसी वस्तु के लिए एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाने के लिए मौजूद एपीएमसी मंडियों को नेटवर्क करता है। एपीएमसी मंडियां कौन सी मंडियां होती हैं? ऐसी मंडियां जहां किसान अपने प्रोडक्ट को ले जाके बेचते हैं और इन्हें जोड़ दिया जाता है। ऐसे उदाहरण समझ लिए कि एक किसान कहीं गया और उस पोर्टल पे जाकर के उसके गेहूं की, उसके सब्जी की या उसे किसी भी प्रोडक्ट की कीमत बनारस में क्या है, गोरखपुर में क्या रेट है या दूसरे शहर में उसका क्या रेट है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी उसे एक जगह मिल जाता है। तो इससे यह पता चलेगा कि मेरे प्रोडक्ट की सही कीमत कहाँ मिल रही है और उसके लिहाज से उस अपने प्रोडक्ट को वो किसान क्या करता है, वहां बेच सकता है। तो ये ऐसा सुविधा है कि किस तरीके से किसान को उसके प्रोडक्ट की अच्छी कीमत मिले। और मैंने कहा था ये सरकार पूरी तरह से कंसर्न्ड है यूथ, विमेन, फार्मर, पुअर, ये चार लोग हैं जिस पे सबसे अधिक ध्यान सरकार का ये मानना है। हालांकि ये बातें बड़ी प्रैक्टिकल सी जान नहीं पाती है कि गांव का एक किसान पोर्टल पे जाकर के कैसे पता करता होगा, लेकिन अगर पोर्टल बना है तो किसी दूसरे की मदद लेकर के भी इन चीजों का इंफॉर्मेशन तो ले ही सकता है। लिहाज के साथ ये बात कही गई है, ई नाम पोर्टल लाया गया। तो अब सवाल क्या बनेगा, ई नाम शुरू कब किया गया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट किससे रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि ये इसको लागू करने की प्रमुख एजेंसी को, लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम जो लागू करने के लिए प्रमुख है। ठीक है, मंत्रालय इसके लिए कौन सा है, कृषि और किसान मंत्रालय है। और उद्देश्य इसका क्या है, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर कृषि बाजारों में पारदर्शिता, दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने से इसका उद्देश्य यह है कि कहीं भी देश के किसान को, खरीदारों को सीधे अपनी उपज बेचने में सक्षम बचाना और बिचौलियों को कम करना, जो इंटरमीडिएटरीज हैं, जो अड़होतिये हैं, बीच के लोग हैं जो शोषण करते हैं किसानों को दूर करना और उनको दूर करके सीधे किसान अपनी प्रोडक्ट को भारत में किसी भी मंडी में, जितनी मंडियां जुड़ी हुई हैं, जहां उसे अच्छी कीमत मिले उस कीमत पे उसे बेच सकता है। तो ये था ई नैम स्कीम। ठीक है, तो क्यों लाया गया, क्या खास बात है? सीधी सी बात है कि इससे एक मंच प्रदान करता है जहां किसान कहीं भी अपनी चीजें बेच कर सकता है, बिचौलियों को कम किया जाता है और गुणवत्ता प्रशिक्षण ट्रेडिंग सुविधाएं भी मिली हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म भुगतान के माध्यम से सुगम बनाया जाता है। कुल मिला के इससे किसानों को अपनी फसलों की अच्छी कीमत मिलेगी, साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी एक दौर आएगा जिससे किसान अपने प्रोडक्ट को बेच करके सीधे पैसा ऑनलाइन अपने खाते में पा सकता है। मंडियों के बारे में तो टेक्नोलॉजी किस तरीके से किसान का जीवन आसान करती है, उसके प्रोडक्ट की अच्छी कीमत देती है और इसके साथ साथ ही बैंकिंग व्यवस्था का प्रयोग करके देश में वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी सुविधा आती है। क्योंकि जब किसान इस ट्रेडिंग पोर्टल पे आके अपनी चीजों को बेचेगा, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि वो बैंक खाते खोलेगा, वो अपने पैसे को लेगा और उसकी बचत बैंक खातों में जाएगी। ये एक लाया गया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नैम। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक और स्कीम जिसके बारे में इस बार बजट में चर्चा की गई वो है मुद्रा। ये मुद्रा योजना, MUDRA, मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी।
मुद्रा स्कीम की शुरुआत अप्रैल 2015 को की गई और इसका उद्देश्य था माइक्रो इंडस्ट्रीज, सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और छोटे और सूक्ष्म व्यापार के मालिकों के बीच में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, के बीच में कनेक्टिविटी या उद्यमशीलता को क्या करना, बढ़ावा देना, ये इंटेंशन था। तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, इसको शुरू करने वाला मंत्रालय कौन है? वित्त मंत्रालय। और इसका उद्देश्य यह है नॉन एग्रीकल्चर क्षेत्र के विनिर्माण, व्यापार व सेवा क्षेत्र में लगे हुए उद्यमों को 10 लाख तक के ऋण, सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान करना। 10 लाख तक के सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान करना, ये उद्देश्य है इस चीज का। और दूसरी चीज क्या है कि कैसे इसमें शुरू किया गया है। देखिए, ऐसा है कि जो एमएसएमईज है ना, उसमें बहुत बड़े लेवल पे जो माइक्रो, एकदम बिल्कुल छोटे उद्योग हैं, वो काम करते हैं और उनके पास क्या है, बहुत चीजें कोलेट्रल रखने को नहीं होती हैं। वो छोटे छोटे मदद से क्या है, अपने देश में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग रोजगार पाते हैं, काम में लगे हुए हैं, उस माइक्रो यूनिट्स में ही है या सूक्ष्म उद्यमों में ही है। एमएसएमई के बारे में किसी दूसरे क्लास में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। एमएसएमई ऐसे समझ लो, ये क्लासिफिकेशन हुआ है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेस पे कि एक बिजनेस में कितना पैसा लगाया गया है और उस बिजनेस से कितना पैसा टर्नओवर होता है। इसी के आधार पे सरकार ने क्लासिफिकेशन किया हुआ है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। एमएसएमईज में जो माइक्रो और स्मॉल हैं, उनको स्पेशली, माइक्रोस को स्पेशली हेल्प करने के लिए सरकार एक स्कीम लेके आती है, मुद्रा योजना। और उसका इंटेंशन गवर्नमेंट का ये है कि लोकल लेवल पे बहुत बड़े स्तर पर छोटे छोटे उद्योग करने वाले लोगों को मदद करना। उनकी हेल्प करने से फायदा ये होगा कि अगर वो काम करेंगे तो अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ेंगे, ग्राउंड लेवल पे रोजगार आएगा और बहुत बड़ी संख्या रोजगार या जॉब के केंद्र में आएगी, जिसका परिणाम यह होगा देश में अर्थव्यवस्था का विकास होगा, जीडीपी बढ़ेगा। अब क्या है इसमें खासियत क्या है? इसके तहत 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं। 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं, 3 श्रेणियों में है। एक है शिशु, जिसमें 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। दूसरा है किशोर, 50,000 से 5 लाख तक का, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और तीसरा है तरुण, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का, विभिन्न चरणों में ये दिया जाता है। और खास बात क्या होती है, ये कोलेट्रल फ्री लोन है। ये जो लोन होते हैं, आप इसके लिए बंधक रखने की जरूरत नहीं होता है। आप आसानी से बिना किसी को बंधक रखे हुए माइक्रो एजेंसीज अगर आप काम कर रहे हैं, ये ले सकते हैं। और ब्याज की दरें जो हैं सस्ती होती हैं और बिना किसी तनाव के आसानी से वो व्यक्ति उसे लौटा पाए। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इस योजना के सबसे ज्यादा जो माइंड दिया जाता है वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स, महिला उद्यमियों को, और ऐसे समुदाय जो हाशिए पे हैं, समाज के अंदर बहुत नीचे हैं, डाउन ट्रोडन है, मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है। और दरअसल यही है समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट, सबका साथ सबका विकास। और इसके तहत क्या किया गया है कि वित्तीय संस्थाओं जैसे एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस की पुनर्वित्त सहायता प्रदान कर, ताकि और जो लोग कर रहे हैं रीफाइनेंस की सुविधा दी जाती है इस योजना के तहत, ताकि जो बैंक्स हैं वो किसी सूक्ष्म उद्यम करने वाले उद्यमी को, एक ऐसे छोटे व्यापारी को मना ना कर पाए। और ऐसी सिचुएशन में वो पैसे के बिना अपना रोजगार को खो ना दे, अपने काम को रोक ना दे,
इस इंटेंशन के साथ सरकार ये मुद्रा स्कीम ले रही है। तो मुद्रा योजना आप कह सकते हैं कि एक वित्तीय समावेशन से रिलेटेड और समावेशी विकास से रिलेटेड एक बेहतर योजना है। अगली योजनाओं के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।